तो हम स्टार्ट करेंगे इम्यून सिस्टम। अब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है ये बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को, किसी इंट्रूडर को रिकॉग्नाइज करता है और बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट जर्म से। तो ये एक डिफेंसिव सिस्टम है जिसको ओवरऑल हम बॉडी की इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी में ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारे पास बॉडी में 3 लाइंस ऑफ डिफेंस होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने समझना है कौन कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस है। जो फर्स्ट लाइन है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड लाइन के अंदर और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन सी चीजें आती हैं, और ये सवाल भी आ सकता है। देखिए इसमें जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें म्यूकस आ जाती है। इसके अलावा इसमें स्किन भी आ जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स भी आते हैं जैसा कि गैस्ट्रिक एसिड्स हैं, HCl है, ये भी इस लाइन के अंदर आते हैं। फिर इवन जो होती है वो ईयर वैक्स होती है, ये भी इसी लाइन के अंदर जो है वो आ जाती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मुख्तलिफ चीजें आती हैं जो कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीजों को आने से रोकती हैं। उसके बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है इसके अंदर हमारे पास फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स अब आप पढ़ चुके हैं कि फेगोसाइट्स में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। फिर इसके अंदर मोनोसाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस करते हैं, और माइक्रोफेगी भी करते हैं, मैक्रोफेगस भी हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तो ये डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें देखें जो पहली 2 लाइन ऑफ डिफेंस है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कह सकते हैं, या एक वर्ड इसके लिए यूज होता है इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो कि पहली 2 लाइन डिफेंस है। या हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भी जर्म आएगा ये काम करेंगे। लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी, या एक वर्ड यूज हो सकता है इक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि जिस तरह का जर्म आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये लाइन उसी तरह के रिएक्शन जो है वो देगी। और इसी वजह से आपने जो एड्स पढ़ा है, एड्स में आपने देखा है एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वाई? क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स पर अटैक होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक होता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव इम्यूनिटी लाइन इन द बॉडी। सो एक्चुअल जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है जिसको हम एक्चुअल इम्यून सिस्टम कहते हैं वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ही होती है, या जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो, वो इसी लाइन में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। और एंटीबॉडीज आप जानते हैं कि हर एक के लिए जो है वो डिफरेंट बनती हैं, जो एंटीजन आते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एंटीबॉडीज है वो प्रिपेयर हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा जो एक्शन है वो हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। अब देखें, मिसाल के तौर पर कोई इंट्रूडर है, कोई पैथोजन है। ये पैथोजन कोई वायरस, को बैक्टीरिया हो सकता है। अब सबसे पहले पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, मैं ये कहता हूँ कि स्किन है, लाइक ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई म्यूकस है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, या स्किन का पार्ट, और स्किन आप जानते हैं उसके ऊपर केराटिनाइज डेड पार्ट होता है, और माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको पास नहीं कर सकते, ड्राई डेड स्किन होती है। और इसके अलावा स्किन पर हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, फिर वो रिसेप्टर्स का काम भी करती है। और स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्किन के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो है वो रिमूवल का काम भी करते हैं। या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई एसिड हो सकता है, ये सारी की सारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जर्म जब यहाँ से जाएगा तो हम जानते हैं कि ये इसको जाने से रोकेगी। तो ये कोई भी पर्सन है, इवन एड्स वाला पर्सन है, उसके अंदर भी स्किन जो है वो काम कर रही होती है, पहली लाइन इम्यूनिटी की काम कर रही है। लेकिन अगर कोई कट लगता है स्किन के अंदर, इस जगह पर कट है, जैसे आप जानते हैं स्किन डैमेज हो गई, तो ये जो पैथोजेंस होते हैं वो इसमें से बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसको क्रॉस कर लिया। और जैसे वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो अंदर आते ही उनका अब जो वास्ता पड़ेगा वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से पड़ेगा। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास यहाँ पर फेगोसाइट्स होंगे, मेनली उसमें फेगोसाइट्स होते हैं। लेकिन फेगोसाइट्स के साथ साथ यहाँ पर नेचुरल किलर सेल भी होते हैं, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाते हैं। फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी होता है, कोई फीवर हो जाता है, ये भी इसके अंदर इन्फेक्शन या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है,
तो ये सारे के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, लेकिन इसमें मेनली हमने बात करनी है फेगोसाइट्स की। अब इसमें ये होता है कि जैसे ही यहाँ पर ये पैथोजन अंदर आए हैं, तो यहाँ फेगोसाइट्स जो है वो क्या करेंगे, फेगोसाइट्स इसको इनगल्फ करेंगे। अब ये यहाँ पर आएगा, ये फेगोसाइट है, और ये फेगोसाइट क्या करेगा, इसको एक वेसिकल बना के अंदर लाना शुरू कर देगा। और जैसे ही इसको अंदर लाएगा वैक्यूल बना के, अब इसको ये डाइजेस्ट कर देगा। ये इसने इसको डाइजेस्ट कर दिया। अब जब ये इसको डाइजेस्ट कर देगा, तो इनमें से कुछ ऐसे फेगोसाइट्स होते हैं, अब वो क्या करेंगे, वो इन फ्रेगमेंट्स को, ये जो आपको इसके अंदर फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स को ये अपनी सरफेस पर प्रेजेंट कर देंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ये क्या करेंगे, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं लाइक दिस, और ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको उन्होंने सरफेस के ऊपर ऐसे प्रेजेंट कर दिया लाइक दिस। अब ये फेगोसाइट्स डिफरेंशिएट होके स्पेसिफिक साइट जो टाइप ऑफ सेल बन चुके हैं, इनको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, या इसको हम APC कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब इन्होंने इसको जो है वहां पर प्रेजेंट कर दिया, और साथ ही बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो शुरू हो जाती हैं। और इन्फ्लेमेशन आप जानते हैं कि वो हमें पता चल जाता है कि कोई भी वहां पर जो भी इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब है उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज जो है वो आना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ ही जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, अब इन एंटीजन को प्रेजेंट कौन करेगा, यहां तक होगी सेकंड लाइन। अब जो थर्ड लाइन आएगी उसमें हमारे पास आ जाएंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हमने जैसे देखा कि ये थर्ड लाइन के अंदर आ जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब ये जाकर इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये जाएंगे और ये यहां जाकर ये जो एंटीजन्स होंगे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स, और ये जाकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। जब ये इसके साथ अटैच होंगे तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसको हम कहते हैं MHC, दैट इज द मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब यहां से जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, और साथ ही यहाँ पर एक जो प्रोटीन होगी, जिसको हम यहाँ कह सकते हैं कि एक हार्मोन होता है जो कि यहाँ इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन। दो तरह के होते हैं, एक इंटरल्यूकिन 1 होता है, एक इंटरल्यूकिन 2 होता है। ये जो इंटरल्यूकिन सेल्स होता है व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मोन है, इसने यहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करना है। अब इसके साथ ही जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, जैसे ही इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स यहाँ से आगे दो तरह के रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देंगे। और वो दो तरह का रिस्पॉन्स कौन सा होता है, एक जो है वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और दूसरा यहाँ पर होता है म्यूरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये दोनों रिस्पॉन्स सेल पर टी लिम्फोसाइट ने चलाने। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है दैट इज बाय टी सेल्स, ये टी सेल्स की वजह से होता है। और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के सेल्स बनते हैं, जैसा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेंगे, ये यहाँ पर डिवेल्प होंगे। और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स और इन्फेक्टेड सेल्स। इन्होंने कोई भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। और जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज बाय द बी सेल्स, ये बी सेल्स की वजह से होता है। बी स्टैंड्स फॉर बुर्सा फेब्रिकस, ये फर्स्ट टाइम बर्ड्स के कोलोइकल वॉल में लिम्फोइड टिश्यूज थे वहां से प्रोड्यूस हुए थे, इस वजह से इसको बी सेल्स कहते हैं। अब यहाँ जो बी सेल्स होते हैं ये यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं, और यहाँ से जो बी सेल्स का रिस्पॉन्स होता है उसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ बनते हैं प्लाज्मा सेल कोलोन, और साथ यहाँ बनते हैं मेमोरी सेल्स। अब जो प्लाज्मा सेल कोलोन होते हैं, यहां से एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। और ये एंटीबॉडीज होती हैं
तो वो उसी जगह उस बैटल फील्ड में जाती हैं, तो वो जाकर अटैच होती हैं विद एंटीजन, ये एंटीजन के साथ जाकर अटैच होती हैं एंड डिस्ट्रॉय देम, और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब जो मेमोरी सेल्स होते हैं दे आर फॉर द सेकंड एक्सपोजर। सेकंड एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि अगर फिर इसी तरह के कोई जर्म्स बॉडी में आते हैं तो ये दोबारा से प्लाज्मा सेल कोलोन बना देते हैं। तो जब प्लाज्मा सेल कोलोन बनाएंगे एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे, यानी फिर दोबारा पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज जो है वो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। अब टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स में फर्क यही है कि हेल्पर टी सेल्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कंट्रोल्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन टी सेल्स होते हैं वो सिर्फ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स चलाते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ टिश्यू रिजेक्शन में, कोई कैंसर सेल्स, कोई इन्फेक्टेड सेल्स है उनको ब्रेक करना है, और उसके रिजल्ट में वो काम करते रहते हैं। तो जो पूरा फिनोमिना होता है जिसमें तीन लाइन ऑफ डिफेंस हमने यहाँ पे बताई है, उसमें देखिए थर्ड लाइन अब यहाँ से शुरू हो रही है। सेकंड लाइन में फेगोसाइट्स आ गए, यहाँ से थर्ड लाइन आ रही है, तो ये सबसे इफेक्टिव लाइन है। अब जैसे एड्स वाला पर्सन होता है उसके अंदर थर्ड लाइन काम नहीं कर रही, इसका मतलब है उसके अंदर अल्फा टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, आगे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी नहीं चलाते हैं, और वो ना ही ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स चलाते हैं, जिसके रिजल्ट में जो इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनती, और जब एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो उसके रिजल्ट में जो एंटीजेंस हैं उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इनको कंट्रोल करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है, यानी कि एक रिस्पॉन्स है जो कि बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा डिफरेंट जर्म्स को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के अंदर स्पेशली वायरसेस के लिए इंटरफेरॉन्स होते हैं। तो हम देखेंगे इंटरफेरॉन्स जो है इनका क्या रोल है। अब देखिए इंटरफेरॉन्स जो है ये एक प्रोटीन की क्लास है, प्रोटीन्स, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, और इनको हम साइटोकाइंस भी कहते हैं। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जो साइटोकाइंस है दे विल कम्युनिकेट विद सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी अब जिस सेल के ऊपर अटैक हुआ है, जिस पे इन्फेक्शन हुआ है, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो भी वायरस बॉडी के अंदर स्पेशली आता है, तो ये वाली प्रोटीन जो है वो सेल, उसके रिस्पॉन्स में प्रोटीन जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये एक्शन इनका क्या होता है। अब ये वायरसेस की रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, वायरल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेनली आप जानते हैं कि कोई भी जर्म होता है उसने जब रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर बढ़ाने हैं तो उससे जो है वो उसको बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब ये क्या करते हैं, एक तो वायरसेस को उसकी प्रोडक्शन या उसकी रेप्लिकेशन नहीं होने देते, तो इसका मतलब है कि वायरस जो है उसको स्प्रेड होने से बचाते हैं। तो इंटरफेरॉन्स होते हैं, तो ये इनका मेन काम ये होता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ तरह के जो इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी नेचुरल किलर सेल्स, उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं ताकि बॉडी पर जो फर्दर सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं या कैंसर सेल्स हैं इवन, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो नेचुरल किलर सेल्स को ये एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको बताना है जो कि मेन पॉइंट इसके अंदर है, इंटरफेरॉन्स का रिस्पॉन्स क्या होता है। बाकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी होते हैं बॉडी के अंदर, को पेन होती है, स्वेलिंग होती है, को रेडनेस आ जाती है, समटाइम वो एक जगह पर है या बॉडी के अंदर मुख्य जगह फैल गई है, तो बॉडी के अंदर फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, जैसा कि हमसे पहले पढ़ा था, हिस्टामाइन जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, व्हाइट ब्लड सेल से ही प्रोड्यूस होता है, तो वो भी यहाँ पर काम करता है। फिर हम जैसे कि फीवर का पढ़ा है, फीवर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में, और आप जानते हैं कि इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पायरिक्सिया। पायरिक्सिया जो है दैट इज अ टेम्परेचर इन द फीवर, और ये किस वजह से होता है, जब अटैक होता है बॉडी पे तो उसके रिजल्ट में आप जानते हैं कि केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट केमिकल इज पायरोजन, और ये पायरोजन जो है ये उसको प्रोड्यूस होता है जब बॉडी सेल्स और जर्म्स के दरमियान जो अटैक हो रहा होता है या उनके दरमियान फाइट हो रही होती है। तो ये जो पायरोजन होता है, पायरोजन का एक्चुअली काम है कि दैट विल इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, यानी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा देगा बॉडी टेम्परेचर, और जो हाइपोथैलेमस जो कि एक सेट पॉइंट में रख रहा है उसको उससे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर कर देगा, और इससे पता चल जाता है कि अब बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आ गई, और इन्फ्लेमेशन जो है उनके रिजल्ट में बॉडी जो है वो फिर हम उसके लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक यूज करते हैं, या मुख्तलिफ तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी बाय नेचुरल सेल्स का मतलब, नेचुरल किलर सेल्स का मतलब यही है कि वो जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजेंस को, या कोई भी कैंसर सेल्स हैं या वहां पर कोई इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको हम साइटोटॉक्सिसिटी बाय द नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। अब जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स होते हैं।
मुख्तलिफ तरह के टी सेल्स हैं, उन पर थोड़ा सा हम बात कर लें। टाइप्स ऑफ टी सेल्स, या जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है उसमें कौन कौन से टी सेल्स काम करते हैं, क्योंकि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय द टी सेल्स। अब इसमें इसमें आपने एक तो टी सेल्स में देखा है हेल्पर टी सेल्स। अब जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये एक तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम करते हैं, दूसरा यहाँ से केमिकल प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना है, इसको कहते हैं इंटरल्यूकिन 2। अब जो इंटरल्यूकिन 2 होता है दैट विल स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ, वो डिवीजन को स्टिमुलेट कर देता है ऑफ बी एंड टी सेल्स, दोनों की डिवीजन जो है वो तेज हो जाती है, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट में बता चुका हूँ कि इसने बी और टी सेल्स दोनों की प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। दूसरी तरह के जो टी सेल्स होते हैं, एक और हम देखते हैं, कोई ना कोई इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, स्प्रेसर टी सेल्स। अब जैसा कि इसके वर्ड से पता चल रहा है, अब देखें इसमें ये होता है कि इसमें ये ऐसे टी सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को शट डाउन करते हैं, शट डाउन इम्यून सिस्टम, यानी उसको रोकते हैं। अब शट डाउन किस वक्त करते हैं, इसमें कुछ चीजें होती हैं। एक तो ये कि जब इन्फेक्शन जो होता है इज रिमूव्ड, जब इन्फेक्शन रिमूव हो गया तो इन्होंने शेल जो शट डाउन कर देता है, और उससे क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ, जो कि फर्दर टी सेल्स को डिवाइड नहीं होने देती, जिसके रिजल्ट में जो सेल्स का रिस्पॉन्स होता है वो शट डाउन हो जाता है। उसके अंदर एक तरह के टी सेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये भी हमने यहाँ पे पढ़े। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऐसे टी सेल्स होते हैं जो कि किल और डिस्ट्रॉय एंटीजेंस, कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहे हैं, कोई एंटीजन कोई स्पेसिफिक सेल्स भी हो सकता है जो बॉडी के अंदर, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनके अंदर वो भी एंटीजन होते हैं, तो ये इसके अंदर कोई भी एंटीजन आएगा उसको ये किल करेंगे। और दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद चौथी फॉर्म जो है वो मेमोरी टी सेल्स, जैसे हमने पढ़ा था मेमोरी बी सेल्स, इसी तरह से मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं। अब ये एक दफा जब बन जाते हैं तो उसके बाद ये सेकंड एक्सपोजर के लिए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेकंड अटैक जब होगा, फिर से अटैक हो सकता है, तो उसमें ये काम करते हैं, और बॉडी के अंदर दोबारा से अगर वही वायरस आते हैं तो फौरन से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी कन्वर्जन दोबारा से फौरन से कन्वर्ट हो जाएंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट हम जानते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट है, और उसके रिजल्ट पे इन्फेक्शन जो है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये इसमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। और जैसे मैंने बताया कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करके जो भी वहाँ इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इनके अंदर आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। अच्छा जी, अब इसमें हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की। हेल्पर बी सेल्स नहीं होते, हेल्पर टी सेल्स ही होते हैं, बी सेल्स स्पेसिफिक उनके लिए टर्म बी सेल्स यूज किया जाता है। एंटीबॉडीज या इसके लिए हम वर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, और ये बॉडी में आप जानते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है वो कॉज करती है। अगर इनकी शेप देखें तो ये वाई शेप्ड होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है तो इनमें पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, इसमें 2 चेन्स जो है वो हैवियर होती हैं, और 2 चेन्स जो है वो लाइटर होती हैं, लाइटर। और हर हैवियर और लाइटर चेन के अंदर आपको अमाइन एसिड मिलते हैं, वेरिएबल अमाइन एसिड भी मिलते हैं, और कांस्टेंट अमाइन एसिड भी मिलते हैं। और वेरिएबल जो अमाइन एसिड होते हैं वो इसके एंड्स पे होते हैं, जो टॉप एंड्स होता है वहां पर वो वेरी करते हैं, यानी किसी एक जो है वो क्लास के लिए वो स्पेसिफिक है, लेकिन जब उसकी डिफरेंट क्लास की एंटीबॉडीज होती हैं तो उनके लिए वो वेरी करते हैं। और ये जो दोनों चेन्स होती हैं इनमें डाई सल्फाइड ब्रिजेस होते हैं जिसके जरिए ये अटैच होते हैं, और टोटल जो डाई सल्फाइड ब्रिजेस होते हैं वो यहाँ पर 4 होते हैं, 4 डाई सल्फाइड ब्रिजेस। अब 4 डाई सल्फाइड ब्रिजेस जो है वो किस तरह से डेवलप होते हैं, देखिए इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से होती है कि दो जो होते हैं दैट इज बिटवीन हैवियर चेन, ये हैवियर चेन्स के दरमियान होते हैं, और दो जो होते हैं वो बिटवीन हैवियर और लाइटर चेन्स। तो मेनली ये इसके अंदर आपको डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो नजर आ रही है।
अब इसमें एंटीबॉडीज के ऊपर एंटीजेंस के लिए साइट होती है, एंटीजेंस के साथ जाकर अटैच होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद फेगोसाइटोसिस के रिजल्ट में जब वो प्रमोट करती है फेगोसाइटोसिस तो एंटीबॉडीज एंटीजेंस को किल कर देते हैं। एंटीबॉडीज के डिफरेंट क्लासेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज जो है उसके अंदर 5 क्लासेस होती हैं। IgA पहली, दूसरी जो है वो IgD, तीसरी हमें मिलेगी IgE, चौथी जो है वो IgG, और पांचवी जो है वो है IgM। अब ये 5 तरह की क्लासेस हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है? IgA जो होते हैं ये लोकल डिफेंस के लिए होते हैं। लोकल डिफेंस, ये एक स्पेसिफिक जगह पर लोकल डिफेंस की फॉर्म में आपको मिलेगी। और ज्यादातर जो एक्सटर्नल सिक्रीशन होती है उसके अंदर IgA होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि टीयर्स हैं, टीयर्स के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि IgA होती हैं। अब जो IgD होते हैं इनका स्पेसिफिक रोल हम देख रहे हैं और यही आपने इसमें याद रखना है। अब IgD जो है दैट इज यूज फॉर द रिकग्निशन ऑफ एंटीजेंस बाय बी लिम्फोसाइट्स। हमने देखा कि बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, तो उसमें स्पेसिफिकली जो IgD होती हैं वो यूज होती हैं। IgE जो है ये स्पेसिफिकली जब एलर्जिक रिएक्शन होता है उसके अंदर IgE का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा IgG होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इनके रोल मिलते हैं, लेकिन जो मेन रोल हैं वो आपने इनके जो है वो याद रखने हैं। कि जैसे ये सवाल भी पूछा गया है कि IgE जो है वो जैसे एलर्जिक रिएक्शन जो है वो उसके अंदर इनका रोल है। ये सवाल भी हुआ पेपर के अंदर, इनका रोल कहाँ पर होता है। और IgG जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। जैसे कॉमन हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इनका काम जो है वो बॉडी के अंदर जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। फिर ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज भी होती हैं। सबसे ज्यादा कॉमन एंटीबॉडीज आपको IgG मिलती हैं, और ये बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक पाथवे जिसमें डिफरेंट अम्यून प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम फिक्सेशन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहते हैं, उसके अंदर जो है ये रोल प्ले करता है। IgM जो होता है इसका रोल भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के अंदर ही होता है। यानी जैसे IgG का मेन रोल होता है इसी तरह से ये भी यहाँ पर रोल प्रोड्यूस करती हैं, और ये एक बैरियर का काम भी करती है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी बैरियर होता है फॉर पैथोजेंस उसके अंदर इसका जो है वो आपको रोल मिलता है। अब इसके अलावा जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं लिम्फ के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वहां पर जितनी भी डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनको क्लियर करने के अंदर जो है वो IgM जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, और ये बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो डिफरेंट एंटीबॉडीज की एक तो आपको क्लासेस का पता होना चाहिए कि क्लासेस जो है वो कौन कौन सी हैं, और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या क्या है। आपको कॉमन जो रिस्पॉन्स है, मेन रिस्पॉन्स है, उसके बारे में आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है या कॉम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो है वो कौन सा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फिर ये प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और स्पेसिफिकली जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए ये रोल प्ले करती हैं। उनको हम सिंपली इम्यून प्रोटीन्स कह देते हैं, दे आर द इम्यून प्रोटीन्स। अच्छा, इसमें इम्यूनिटी के जो टाइप्स हैं उस पर हम आ जाते हैं। इम्यूनिटी में आपको इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको बता दें कि इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो कि बॉडी में बिल्ट इन होती है, पैदाइशी तौर पर इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी ऐसी है कि जो बिल्ट इन नहीं है, बल्कि वो बॉडी बाद में डिवेल्प करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनेट इम्यूनिटी बॉडी में इनबॉर्न है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बाद में यानी कि विच टाइम जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो एक तो ये इनके अंदर आपने देखना, आपने ये भी पढ़ा कि पहली जो 2 लाइन है वो हमारे पास आ जाती हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वो यहाँ पे आ जाती है, और ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। लेकिन इक्वायर्ड के अंदर हमने देखा इसमें थर्ड लाइन आएगी, और ये बॉडी जो है वो विद
टाइम जो है ये डेवलप होती है, इसके अंदर डेवलपमेंट आती है। तो ये दो तरह की आपको इम्यूनिटी है यहाँ पर मिल जाती है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी करने में आपको एक इम्यूनिटी यहाँ पर नेचुरल सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी, और एक फॉर्म इसकी आती है पैसिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि पैसिव इंफेक्शंस के लिए होती है, और पैसिव इंफेक्शंस यानी ऐसे इंफेक्शन जिसमें पैसिव यानी स्लो इंफेक्शन होते हैं, फौरन उनका अटैक नहीं होता, उनके लिए। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है दैट इज फॉर एक्टिव इंफेक्शंस। अब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? देयर इज द यूज ऑफ वैक्सीन, यहाँ वैक्सीन का यूज करते हैं, और यहाँ पर यूज ऑफ एंटीसीरा। एंटीसीरा कहते हैं सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है उनके अंदर जो है वो सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं जो हम इंजेक्ट कर लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है दैट इज फॉर लॉन्ग टाइम, ये ज्यादा देर के लिए होती है, बट स्लो इफेक्ट। लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो स्लो होता है। इसका इफेक्ट तेज होता है बट शॉर्ट टाइम, ये ज्यादा देर के लिए जो नहीं होती। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती है बॉडी। बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इसमें बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती, इसमें एंटीबॉडीज हमें इंजेक्ट करनी पड़ती, आउटसोर्स एंटीबॉडीज। तो ये आपने इसमें याद रखना है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है। अब एक्टिव इम्यूनिटी की दो फॉर्म है, पैसिव इम्यूनिटी की दो फॉर्म है। एक है आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव, और एक है नेचुरली इंड्यूस एक्टिव। अब आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव में तो सिंपली हम क्या करेंगे? वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन इंजेक्ट कर लेंगे, जिससे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। अब इसका मतलब है कि नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव क्या होती है? इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। तो मिसाल के तौर पर एक केस तो यह है कि आपने वैक्सीन लगाई, और वैक्सीन जो है वो हमें एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करेगी बॉडी के अंदर, बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी रिस्पॉन्स टू वैक्सीन। लेकिन नेचुरल इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और हमने वैक्सीन नहीं भी लगाई तो भी हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस कर ले। इसको हम आर्टिफिशियल इंड्यूस नेचुरल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसी तरह से जो पैसिव है इसकी भी दो फॉर्म है, एक इसमें आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, और एक इसमें नेचुरली इंड्यूस्ड होती है, नेचुरली इंड्यूस्ड। अब इसमें डिफरेंस ये है, आर्टिफिशियल इंड्यूस में तो सिंपली हमने क्या किया? एंटी सीरा को इंजेक्ट किया, एंटी सीरा इंजेक्शन, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज चले जाएंगी, क्योंकि सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होंगी, और वो जाके बॉडी में प्रोटेक्ट करेंगी, साथ साथ कंज्यूम हो जाएंगी जैसे जैसे यूज होंगी, और दोबारा से फिर इंजेक्ट करेंगे पड़ने पर फॉर द नेक्स्ट इन्फेक्शन। नेचुरल इंड्यूस में होता है कि ऐसे एक्शन है जिसमें मदर से फिटस या बेबी के अंदर जब एंटीबॉडीज जाती हैं बाय मिल्क और प्लेसेंटा, तो फिटस के अंदर या बेबी के अंदर जो एंटीबॉडीज आई हैं वो आई नेचुरल सोर्स से हैं, लेकिन क्योंकि अदर सोर्स से आई हैं इसलिए इसको नेचुरली इंड्यूस्ड कहते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनिटी इसके अंदर आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो इन्फेक्शन पैसिव है तो इम्यूनिटी एक्टिव होगी, और अगर इन्फेक्शन एक्टिव है तो इम्यूनिटी पैसिव होगी। अब पैसिव इन्फेक्शन कौन से होते हैं? जैसे पोलियो के लिए, जैसे कोरोना वायरस के लिए, जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए। अब ये जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जो कि पैसिव इन्फेक्शन के लिए है। लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन कौन से होते हैं? जैसा कि टेटनस है, इसके लिए स्नेक बाइट के लिए एंटी वेनम जो है वो लगाया जाता है, वो भी एक एक्टिव इन्फेक्शन है जिसकी वजह से यूज की जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए भी यूज की जाती है, रेबीज बाय द बाइट ऑफ रैबिड एनिमल, इनके लिए पैसिव इम्यूनिटी यूज की जाती है। तो ये इसमें डिफरेंट इम्यूनिटीज की टाइप्स भी आपने याद रखनी है कि पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपका इम्यूनिटी का पार्ट था। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो पूछ सकता है।